Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law and CLAD classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. सो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक और नया केस डिस्कस, नया तो नहीं बोल सकते, लैंडमार्क जजमेंट है भाई, लेकिन हाँ, इस क्लास की सीरीज का एक और नया केस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, मिनर्वा मिल्स वाला केस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर एक स्टेट की गवर्नमेंट है, वो किसी पर्टिकुलर मिल पर, फैक्ट्री पर, कंपनी पर या किसी कारखाने पर कब्जा जमा रही है, या उसको बोल रही है कि आपका जो पर्टिकुलर काम काज है वो स्टेट के हित में नहीं है। तो इस तरीके से उस मिल को बंद करवाया गया। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या कंसीक्वेंसेस सामने आए हैं, किस तरीके से उसको ये पूरा फेस करना पड़ा, ये कैसे एक लैंडमार्क जजमेंट बना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, आपका जो केस है मिनर्वा मिल्स केस है। यहां पर जो सबसे बड़ा जो इश्यू था, क्यों ये लैंडमार्क जजमेंट बना, तो ये इश्यू इस वजह से था कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 कि जो यहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, क्या वो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट हुआ है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, उसके फंडामेंटल प्रोविजंस को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को हिलाकर रख देने वाला एक अमेंडमेंट था। तो यहां इस अमेंडमेंट पर ही सवाल उठा दिया गया है। In 1971, the government of India, central government है, acquired the Minerva Mills company and nationalized the company। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उस कंपनी को, जो एक प्राइवेट कंपनी है, एक मिनर्वा मिल जो है प्राइवेट मिल है, अब उसको नेशनलाइज किया जा रहा है, पब्लिक किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट उसको अपने अधिग्रहण में ले रही है। The company went to the Supreme Court and the same case was named Minerva Mills Case versus Union of India। तो यहां पर वो जो कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी गुहार लगाती है, अपनी बात सामने रखती है कि सर हमारी कंपनी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। Minerva Mills versus Union of India is a landmark decision safeguarding the constitutional fundamental framework as it was changed by parliament। तो अब यहां पर देखो भाई, पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट होते हैं कि नहीं, तो जी हां सर, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड। ठीक है कि हाँ सर, ये जो अमेंडमेंट लेकर आती है पार्लियामेंट टाइम टाइम पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हाँ सर, पार्लियामेंट के पास में पावर है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है, क्या वो पावर एब्सोल्यूट है, क्या उनके अमेंडमेंट की कोई सीमा नहीं है। तो यहां यह देखा गया कि अगर उनके किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट की वजह से फंडामेंटल जो फ्रेमवर्क है वो डिस्टर्ब होता है, तब भी क्या उस अमेंडमेंट को वैलिड माना जाएगा या नहीं। क्लियर? The Honorable Supreme Court ruled that Section 4 and Section 55 of 42nd Amendment Act 1986 were unconstitutional because they allowed Parliament limitless power, समझ गए, to modify the Constitution। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी पर्टिकुलर छानबीन की, जब मिनर्वा मिल्स ने अपनी एलिगेशंस लगाए, तो यहां पार्लियामेंट ने कहा कि इस अमेंडमेंट एक्ट का जो सेक्शन नंबर 4 है एंड सेक्शन नंबर 55 है, ये दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों है? क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं हमारी पार्लियामेंट को टू मॉडिफाई दी कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप अमेंडमेंट लेकर आ सकते हो, लेकिन फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं हिलना चाहिए।
आप तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर 42nd अमेंडमेंट में अपने ही, भाई पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, अब जो गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर टाइम पर थे जो लोग, तो उन्होंने इस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया इस अमेंडमेंट एक्ट में, जिससे ये साफ पता चलता था कि सर आप तो अनलिमिटेड पावर अपने हाथ में रख रहे हो, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ कर दूसरा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, इतनी पावर अपने पास रख के बैठे हो। The Minerva Mill case provided a new clause added to the basic structure doctrine concerning judicial review and harmonizing fundamental rights and state policy directive principle. तो अब ये जो मिनर्वा मिल्स का केस हुआ, इसकी वजह से एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, किसमें? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। ये जो मिनर्वा मिल जो केस हुआ, इस केस की वजह से a new clause was added, किस में जोड़ा गया? इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब वही है जो हमने लास्ट केसेस में पढ़ा है कि एक डॉक्ट्राइन, ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि आप किसी भी हालत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते। तो वो पर्टिकुलर, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ में एक नया क्लॉज, हमने कहा ना एक न्यू क्लॉज ऐड किया गया। वो न्यू क्लॉज क्या था? वो न्यू क्लॉज था जुडिशियल रिव्यू का, कि अगर आपने पर्टिकुलर कोई अमेंडमेंट किया है तो वो डायरेक्ट ही अप्लाई नहीं होगा, पहले उसका जुडिशियली रिव्यू किया जाएगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं फेस हो रहा। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट जोड़ा गया एंड हार्मोनाइजिंग फंडामेंटल राइट्स एंड स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। प्लस इसी जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ में और दो बातें, क्या? हार्मोनाइजिंग फंडामेंटल्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी। मतलब मैं तीनों को शॉर्टकट में एक साथ ही लिख रहा हूं। जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट, दूसरा फंडामेंटल राइट्स का पॉइंट, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये देखो ये क्या क्या है। यहां पर एक तो पॉइंट आ गया आपका जुडिशियल रिव्यू का, दूसरा आ गया हार्मोनाइजिंग फंडामेंटल राइट एंड स्टेट पॉलिसी। मतलब ये तीन चीजों में आप क्लैश नहीं करेंगे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब आपने अमेंडमेंट कर दिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आपको ठीक लगा आपने कर दिया। अब जुडिशरी का जो ब्रांच है, जो न्यायिक विभाग है, वो रिव्यू करेगा आपके इस अमेंडमेंट का कि वाकई में ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात तो नहीं करता। दूसरा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी पर्टिकुलर जो बेस है, जो आधार है, उनके खिलाफ भी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस नहीं ऐड करेंगे। और दूसरा, स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दिस केस मेड 2 amendments unconstitutional and null, including the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। तो ये पूरे के पूरे जो हमने 2 सेक्शन की बात की, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं मिली। अब बैकग्राउंड देखो। To serve the general public interest, the Parliament devised a magnificent solution involving reconstructing the poor asset of enterprises important to the general public. As per the result, on December 24, 1974, Parliament passed the Ill Textile Undertaking, Taking Over of the Management Act 1974, Act number 57 of 1974, to achieve the stated goal. अब यहां पर ये केस का झगड़ा कहां से शुरू हुआ? तो यहां पर पहला पॉइंट, पार्लियामेंट ने यह सोचा
ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जो इल अंडरटेकिंग्स हैं, इल अंडरटेकिंग्स मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस जो इंडिया में चल रहा है लेकिन वो बीमार है मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पा रहा है, पब्लिक के लिए जो उसकी नीड है पब्लिक की उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो यहां पर इल अंडरटेकिंग का क्या किया गया, पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। उसके बाद पार्लियामेंट के पास में एक पावर आई, कौन सी पावर है कि हम ऐसी पर्टिकुलर ऐसी अंडरटेकिंग्स को, ऐसी एंटरप्राइजेस को, ऐसी कंपनीज को हम क्या करेंगे, अंडरटेक कर लेंगे। ठीक है, इल टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स, इल टेक्सटाइल लिख देता हूं, चलो इजी रहेगा, मैं इधर लिखता हूं, या फिर पुअर परफॉर्म्ड एंटरप्राइजेस, अब इजी रहेगा समझने में। तो अगर कोई पुअरली परफॉर्म्ड एंटरप्राइजेस है तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट उनका अंडरटेक कर सकती है। ठीक है, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट एक्ट 1974, ये एक्ट पास किया गया। अच्छा, ये अंडरटेकिंग का मेन पर्पस क्या बताया गया, फॉर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक की भलाई के लिए हम उन बड़ी बड़ी कंपनीज को जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है लेकिन पब्लिक को उनकी जरूरत है, ऐसी एंटरप्राइजेस के लिए पब्लिक रिक्वायर्ड रखती है कि हमें ये एंटरप्राइजेस का प्रोडक्ट चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है, तो यहां पर एक सॉल्यूशन इस बात से निकाला गया कि हम ऐसी अंडरटेकिंग्स को ऐसी टेक्सटाइल्स को, ऐसी एंटरप्राइजेस को हम अंडरटेक कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे, सारा मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में आ जाएगा और अब हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे। मिनर्वा मिल्स वॉज अ टेक्सटाइल फैक्ट्री in the Indian state of Karnataka that mass produced silk garments and sold them to the general population. The central government was skeptical that the corporation met the requirements for being labeled a silk industry. अब यहां पर क्या हुआ, इस केस की हिस्ट्री सुन लो कि ये मिनर्वा मिल्स कैसे कब्जे में गई और कैसे इसका केस हुआ। अब ये जो मिनर्वा मिल थी ये कहां पर थी भाई, कर्नाटका में। अब ये मिल क्या बनाती थी, प्रोडक्शन क्या था इसका, प्रोड्यूस्ड सिल्क गारमेंट। ठीक है, कपड़े बनाने का बिजनेस था इसका, किसके लिए, आम पब्लिक के लिए। और यहां पर इस पर्टिकुलर कंपनी पर एक छाप छूट गई, लेबल लग गया कि ये सिक इंडस्ट्री है। सिक इंडस्ट्री मतलब बीमार कंपनी है, मतलब अब वो पैसे कमाकर नहीं दे पा रही है देश को। क्योंकि जब कोई एक बिजनेस शुरू होता है तो जो आदमी बिजनेस कर रहा है सिर्फ उसी का फायदा नहीं है, वो अल्टीमेटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट की भी भलाई करता रहता है, टैक्स की फॉर्मेट में, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। एज अ रिजल्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 in 97 to prepare a thoroughly detailed report on Minerva Mills operations. On October 1997, the central government empowered National Textile Corporation Limited, a corporation established under 1951 Act, to take over the operation of Minerva Mill based on the committee's recommendation. तो अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो पता कर लिया कि ये जो मिल है, मिनर्वा मिल है, ये सिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में जा रही है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बड़ी जो दूसरी गवर्नमेंट कंपनी थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, उसको यह अधिकार दे दिया कि आप मिनर्वा मिल्स को अपने कब्जे में ले लो, अपने मैनेजमेंट के अंडर में ले लो और आप इसको आगे चलाओ, आप इसको आगे बढ़ाओ। As a result, the central government constitute a committee under section 15 of Industry and Development Act 1951 in 1970 to prepare, ये एक्ट का नाम है, 1970 में कमेटी बनी थी,
detailed report on Minerva Mills operations on October 19, 1971, the central government empowered national। तो मैं ये हिस्ट्री वापस रिपीट हो रही है तो मैं वापस इसको लिख देता हूं। तो यहां पर जब सिक इंडस्ट्री का लेबल लग गया उस पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी फॉर डिटेल्ड इंस्पेक्शन। कि भाई सिर्फ बातों में ही ये मिनर्वा मिल सिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ रही है या वाकई में पर्टिकुलर ये पॉइंट है, सच है? इंस्पेक्शन करो, इसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन करो। अब यहां पर जो कमिटी बनाई गई थी उस कमिटी की रिकमेंडेशन आ जाती है। कमिटी रिकमेंड, क्या रिकमेंड किया उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये सिक इंडस्ट्री है। तो अब कमिटी के रिकमेंडेशन पर नेशनल टेक्सटाइल जो थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी थी, इसके पास में अधिकार दे दिया गया, हैज राइट टू टेक ओवर द मिनर्वा मिल्स को अपने कब्जे में ले लो और अब आप आगे की कार्रवाई करना। मतलब मिनर्वा मिल्स जो क्राइटेरियाज पूरा नहीं कर पा रही है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी को अपने कब्जे में ले लो, क्योंकि ये तो नेशनल वाली कंपनी तो गवर्नमेंट की कंपनी थी और अब ये भी गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आया भाई डिसीजन आया, वो तो मिनर्वा मिल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी थी कि हमारी कंपनी को क्यों कब्जे में लिया जा रहा। On 31st July 1980, a historic judgment was handed out. The court ruled two amendments to the Constitution introduced by 42nd Amendment Act 1976 null and unconstitutional. तो यहां पर जो अधिकार क्षेत्र जो बताया गया पार्लियामेंट का कि आपने जो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया है, अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी की भी कंपनी को अपनी गवर्नमेंट कंपनी में शामिल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसा तो आप कहीं पर भी किसी का भी लेबल साइन कर सकते हैं, ये बीमार इंडस्ट्री हमारे पास आ जाओ। तो वो आदमी जिसने मेहनत तक यहां तक पहुंचाया है, क्या उसका कोई अधिकार नहीं है उस कंपनी पर? Article 368 of the Constitution was amended by 42nd Amendment, which provides power and procedure for amendment to the Constitution. Article 368 was amended to include clause 4 and 5, which read as follows. अब वो क्या क्या है वो भी देख लो। No amendment of this Constitution, including the provision of Part 3, made or purport to be made under this article shall be called into a dispute in any court for any reason, whether before or after the commencement of section 55 of Constitution, 42nd Amendment Act 1976। तो सेक्शन 4 में जो सेक्शन 4 था ना, ये अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था पार्लियामेंट ने, उसके सेक्शन 4 में ये बात लिखी थी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर अमेंडमेंट हमारी पार्लियामेंट करती है, चाहे वो अमेंडमेंट पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी क्यों ना क्लैश कर जाए, तब भी उसकी कोई भी हियरिंग किसी भी कोर्ट में होगी ही नहीं। ये लाइन लिखी हुई थी उस 42nd अमेंडमेंट के सेक्शन नंबर 4 में। और इवन 55 के लिए भी रेफरेंस दे दिया पहले, क्योंकि 55 तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ ना, 42nd अमेंडमेंट में सेक्शन नंबर 55 आया, तो पहले ही कह दिया कि बिफोर 55 अराइज, 55 के अराइज होने से, पैदा होने से पहले भी अगर कोई इस तरीके का अमेंडमेंट हमारी पार्लियामेंट करती है या किया जा चुका है, तो उस केस को किसी भी कोर्ट में कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब यहां सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रखा गया कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, क्योंकि हमने ये जो नया अमेंडमेंट किया है अब यही लगेगा। और नया अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये नया अमेंडमेंट, ये जो नया लॉ है, नया प्रोविजन है, नया अमेंडमेंट है, ये सपोर्ट कर रहा है कि पार्लियामेंट आने वाले टाइम में कोई भी अमेंडमेंट कर दे, चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन ले, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट का नामो निशान मिटा दे, हम किसी भी कोर्ट में जाकर उसकी हियरिंग के लिए अपील नहीं कर पाएंगे। ये था वो।
इसको सीधा सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। क्या हटाओ इसको, ये क्या कचरा लिखकर लेकर आए हो। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला, ये वर्डिक्ट है, ये लैंडमार्क वर्डिक्ट है, समझ रहे हो। लैंडमार्क जजमेंट का मतलब है कि आने वाले टाइम पर हर बार, जितनी बार भी कोई भी सरकारें बदलेगी, उनके लिए एक संदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस जमाने में कि ऐसी गलती मत करना। आपने ब्रैकेट में लिख दिया फंडामेंटल राइट। अच्छा भाई, एक आदमी का अधिकार है बिजनेस करना, है ना, प्रोफेशन का अधिकार दिया है ना, दिया है, आप उसको छीन रहे हो। आपको जो इंडस्ट्री ठीक लगेगी, आपको जो मिल ठीक लगेगी, कल के दिन आप कहोगे कि सर हमारी नजर में ऐसी एक इंडस्ट्री है, हम इसको कब्जे में ले रहे हैं, वो आदमी परेशान हुआ, वो आदमी की लाखों की करोड़ों की जमा पूंजी आपने हथिया ली, और उसके बाद उस आदमी को कह रहे कोर्ट में भी मत आना। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहां है? समझ रहे हो ना। अरे गोल्डन ट्रायंगल भाई, लास्ट एक केस में भी तो पढ़ाया था, गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14, 19 एंड 21, तीनों के साथ में वही पॉइंट है। For the avoidance of doubt, it is stated that the Parliament constituent power to alter the provision of Constitution by way of addition, variation or repeal under this article is unrestricted in any form. ये लो बताओ कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी पावर इतनी ज्यादा बढ़ा दी है इस पर्टिकुलर 42nd अमेंडमेंट ने कि वेरिएशन करो, एडिशन करो, रिपील करो, खत्म करो, कुछ भी करो, अनरिस्ट्रिक्ट, कोई लिमिट नहीं है। द कोर्ट डिसीजन इन द मिनर्वा मिल्स केस, सेक्शन 4 and 55 of the 42nd Amendment Act 1986 were found invalid and by a majority 4:1 in a judgment dated 31st July 1980 मिनर्वा मिल्स को केस जिताया गया। ये मतलब ये पर्टिकुलर दो सेक्शंस को हटाया गया कि ये इनवैलिड है। The writ petition challenging the legality of section 5B, 19(3) and 21 read with the second schedule 25, 27 of the Sikh Textile Undertaking Nationalization Act 1974 was also dismissed. अब ये जो आप एक नया कानून बनाए थे ना 1974 में कि भाई नेशनलाइजेशन के नाम पर, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के नाम पर, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के नाम पर आप किसी भी इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले लोगे, उनके इन सेक्शन को भी बाद में चैलेंज किया गया कि सर अगर वो अमेंडमेंट गलत है तो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि ये इन्होंने अपने एक्ट में लिखे हैं कि हम जहां हमें ठीक लगेगा हम कब्जा कर लेंगे, सामने वाले को कोई सुनवाई का मौका भी नहीं देंगे हम। तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। कंक्लूजन क्या है? The contradiction between the fundamental right and the directive principle of state policy can be viewed as a confrontation between the person and the state. While Parliament frequently attempt to impose the states and directive principle of state policy is the supremacy over fundamental right. The Supreme Court protected individual right as enriched in the Constitution by issuing appropriate decisions. अब सुनो, ये जो मिनर्वा मिल्स का केस था ना, ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स का हमारे जो इंडिविजुअल्स को मिले हैं, हर एक सिटीजन्स को मिले हैं, उसके बीच की और दूसरी लड़ाई थी सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाई एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जहां पर स्टेट की बात आएगी, जहां भारत की बात आएगी, किसी पर्टिकुलर राज्य की बात आएगी, तो ये हमारे मूल कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब स्टेट की भलाई के लिए किसी इंडिविजुअल का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है सर, लेकिन आप फंडामेंटल राइट तो खत्म नहीं कर सकते ना स्टेट की भलाई के नाम पर। समझ गए? ये मेन लड़ाई थी। तो यहां सुप्रीमेसी ओवर फंडामेंटल राइट, द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल राइट, क्या नहीं भाई? मिनर्वा मिल्स वाले आदमी के फंडामेंटल राइट सुपरमेसी होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुपरमेसी नहीं होगा। मिनर्वा मिल्स केस समराइज्ड फॉलो, देखो, द सुप्रीम कोर्ट एडेड अ न्यू क्लॉज टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन concerning judicial review and harmonizing fundamental right and state policy directive principle. The court also decided that the basic structure theory includes the parliament's limited modifying power. तो यहां पर एक समराइज्ड फॉर्म में भी यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि समरी क्या है, कि यहां डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू जोड़ा गया। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हालत में
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर सुपरमेसी नहीं दी गई, तभी तो उस आदमी ने यहां पर यह केस फाइल करके एक हिस्ट्री में गोल्डन अक्षरों में अपना नाम जुड़वा लिया है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा कि आप जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के नाम पर किसी पर्टिकुलर आदमी का पूरा के पूरा सर्वाइविंग शिप नहीं छीन सकते। तो इसी के साथ आज की केस यहीं खत्म होता है, आज की क्लास भी यहीं ऑफ करते हैं। तो मिलते हैं इसी कड़ी में एक नए केस लॉ के साथ। तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी यू।